मैग्नेटिज्म इन मैटर का भाई दो पार्ट्स में डिवीजन है। एक तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, धरती की मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी बहुत स्टडी, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अदरवाइज धरती की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी ही एक अलग से सब्जेक्ट है, जिसको जियो फिजिक्स बोलते हैं, जियो 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 मैग्नेटिज्म बोलते हैं। स्टडी ऑफ जियो मैग्नेटिज्म इज ए टोटल डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी। तो उसका एक अंश मात्र आपके सिलेबस में है, जो मैंने आपको पढ़ाना है। पहली बात वो तो पहले कर लेते हैं। दूसरा, मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैग्नेटिज्म इन मैटर में मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों है और कितने प्रकार का मैग्नेटिज्म होता है, ये मैंने समझाना है। बेसिकली उस पे इस बात को बताने में मेरा फोकस इस बात पे रहेगा कि मैं आपको समझा सकूं कि कोई मैग्नेट वो मैग्नेट क्यों है, नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल क्यों है, वो कैसे है, ये सारी बातें मैं आपको करवाऊंगा। तो पहले मैं सोचता हूँ कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ढंग से जो हुआ था उसको एक बार छोड़ देता हूँ। मेरे ख्याल से नॉन मेडिकल में तो जियो मैग्नेटिक रिलेशंस भी होगी थी सारी, लेकिन मेडिकल में नहीं हुई थी। तो मेडिकल में भी मैं कल क्लास में जायरो मैग्नेटिक रिलेशंस करवा दूंगा, और जायरो मैग्नेटिक रिलेशंस दोनों में बराबर बराबर हो जाएंगी, तो फिर वो पार्ट में आगे करवाऊंगा। आज और कल की क्लास में आई थिंक ये सारा कुछ हो जाएगा। सो आज मैं पहले शुरू करता हूँ जियो मैग्नेटिज्म, धरती की मैग्नेटिज्म। जियो स्टैंड्स फॉर धरती। धरती की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बताना ही हमारा यहाँ पर कर्तव्य है। किस कारण से है, कारण की तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं कुछ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है मेरा, जैसे ही कुछ करता हूँ, बाय द वे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक या लिखा कुछ है, बोल कुछ देता हूँ या बोला कुछ है, लिख कुछ देता हूँ, तो आप तुरंत मुझे बता देना। आज थोड़ा ऐसा कुछ है। तो पहली बात, धरती की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, किस प्रकार से, क्या डायरेक्शन है, क्या मैग्नीट्यूड है, ये मैंने समझाना है, और ऑब्जर्वेशन इसका आधार है। टॉपिक का नाम लिख देता हूँ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल माने धरती संबंधी, बिलोंगिंग टू अर्थ, टेरेस्ट्रियल और जियो मैग्नेटिज्म। ये अर्थ की भाई इक्वेटर, रियल इक्वेटर यानी ज्योग्राफिक इक्वेटर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। It is earth rotates like this. This is geographic north. Geographic north. This is geographic south. Geographic south. ये आप जानते हो जो अच्छे से। जैसे पुराने जो हमारे मैरिनर्स थे, लड़ाई करने वाले थे, व्यापारी लोग थे, उन लोगों के पूरी धरती पे ट्रेवल होने के कारण से एक ही जगह पर बैठे, जैसे अपन इंडियन लोग होते थे, हमने तो बस बहुत सारा कबाड़ा ही किया है, बहुत सारी चीजें नहीं सर्च की, क्योंकि हम घूमते फिरते भी नहीं थे। तो ट्रेवलर्स, चाहे वो ट्रेवलर्स किसी भी कारण से रहे हों, व्यापार उसका मुख्य आधार था, और व्यापार साम्राज्य तो लिंक्ड रहते ही हैं। तो उनके कारण से बहुत सारी सर्च हुई। तो उन्होंने ट्रेवल कर करके किस जगह पर, कंपास तो बहुत पहले ही डिजाइन कर ली थी चाइनीज लोगों ने, और उसकी सहायता से उन लोगों ने जो जो ऑब्जर्वेशंस की, उस ऑब्जर्वेशन को आधार बनाकर जिस प्रकार से ऑब्जर्वेशन को हमने इंटरप्रेट किया, जो हम समझे हैं, बेस में ऑब्जर्वेशन रही, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने धरती बनाई है, and I am not sure if you are getting everything. So from tell me, Preksha, I think you must be here. Preksha, you tell me, is everything fine, Betty?
Preksha, okay. Shwam said everything is fine. Preksha said everything is fine. Okay, ठीक है बेटा. So the observation is there is a place near North Pole of Earth, geographic north of Earth. Sorry, geographic south of Earth. Geographic south of Earth से थोड़ा सा हटके एक जगह है. वहां पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है. ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है. एंड देयर इज ए प्लेस नियर नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ. धरती के नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ. कुछ ना बोले और नॉर्थ पोल है तो ज्योग्राफिक नॉर्थ है. उसके पास भी एक प्लेस है. ये कितनी लॉन्गिट्यूड पे है ये जगह, कितनी लैटिट्यूड पे है ये जगह, ये डाटा मुझे याद नहीं रहता है. अगर लैटिट्यूड में बोलूं तो लगभग 180 लैटिट्यूड है. ये भी 180, ये सॉरी 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास है. ये 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के आसपास है. नॉट एग्जैक्टली 90. तो 88, 89 ऐसा कुछ होगा. यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा. आपकी शायद एनसीईआरटी में ये डाटा होगा. उस जगह का नाम, अगर वो किसी शहर के आसपास कोई रिनाउंड जगह है जिस जगह को आइडेंटिफाई ह्यूमंस ने कर रखा है, तो इस ये अलास्का मुझे मालूम है. ये अलास्का से थोड़ा सा आगे पड़ती है जगह. शायद ऐसा कुछ हो. इस जगह का मुझे मालूम नहीं इसका कोई, क्योंकि बहुत सारी जगह है साउथ पोल के आसपास जो ठीक से हमने आइडेंटिफाई करके उनके नाम नहीं रख रखे हैं. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देख लेना, शायद एनसीईआरटी के अंदर ये डाटा आपको मिल जाएगा. गूगल से भी आप देख सकते हो. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है. इन दोनों पॉइंट्स को धरती के सेंटर से होकर मिला दें. तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये मुझे ठीक से याद नहीं था. 11.3 डिग्री के आसपास कुछ एंगल है. इट इज नियर अबाउट 11.3 डिग्री. 11 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में कुछ है शायद से. तो यही हो. अब ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है. उसके बाद चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात भी करेंगे. नंबर एक तो इस लाइन, ये तो क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. इसको मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ बोलते हैं. मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ. मैग्नेटिक. आज की टीचिंग का बोर्ड नंबर 1 है, क्योंकि मैं इस चैप्टर के आपको नोट्स नहीं दे रहा हूं. तो आप अपने आप नोट्स बनाएंगे तो आपको शायद ये हेल्पफुल हो. स्क्रीनशॉट आप हर, जैसे एक पेज पूरा हो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या वापस वीडियो नहीं, मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग क्लास ही अटेंड नहीं करते उसके चक्कर में. तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ. दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ. एक दो किताब में टेढ़ी दे रखी है, ऐसे उससे उल्टी दे रखी है, तो प्लीज तो थोड़ा ध्यान रखना कैसे है. यहाँ से थोड़ा सा ये वेस्टर्न साइड में है. ये जो जगह है इसको क्या कहेंगे, इस जगह को क्या कहेंगे? देखो, क्योंकि ये साउथ पोल के आसपास है तो बहुत सारे लोग तो इसको मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं. और ये क्योंकि नॉर्थ पोल के आसपास है इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए और इसके चारों तरफ जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए वो हो जाएगी अभी. ऐसा लगता है जैसे धरती के अंदर कोई मैग्नेट हो. धरती की मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग कोई अगर मैग्नेट हम कंसीडर कर लें, अज्यूम कर लें, इफ वी अज्यूम ए मैग्नेट इनसाइड अर्थ, ए बिग मैग्नेट इनसाइड अर्थ अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर उस मैग्नेट का ले लें नॉर्थ पोल, यहाँ पर इस मैग्नेट का ले लें साउथ पोल, तो फिर धरती की अराउंड मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सप्लेन हो जाती है. बिग मैग्नेट लाइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ी मैग्नेट हम अज्यूम कर लें धरती के अंदर ही अंदर. अज्यूम बोला है, अज्यूम है नहीं, कोई ऐसी हो ही नहीं सकती है. ऐसी हमने कोई अज्यूम कर ली. अज्यूम. बहुत चिंता होती है उन बच्चों की जो क्लास में अटेंटिवली अटेंड नहीं करते हैं.
कोई एक बात सुन लेते हैं और एक बात नहीं सुनते हैं। तो अगर ऐसी कोई मैग्नेट अज्यूम कर लें, लॉन्ग मैग्नेट फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ पर उस मैग्नेट का साउथ हो, यहाँ पर उस मैग्नेट का नॉर्थ हो, तो धरती के चारों तरफ धरती की मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन की जा सकती है। तो इस आधार पर कुछ लोगों में अच्छे राइटर भी हैं, यूनिवर्सिटी फिजिक्स जैसी किताब लिखने वाले भी, वही इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, साउथ फॉर साउथ। लेकिन तकरीबन लोग ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दोनों बात कर देते हैं। वैसे तो मैग्नेट का तो नॉर्थ है अगर मैग्नेट जूम करें, और मैग्नेट का साउथ है अगर इस फील्ड के हिसाब से देखें, तो ये तो मैग्नेट का साउथ है और ये जगह इस मैग्नेट की, इस जो जूम्ड मैग्नेट उसका नॉर्थ है। बट क्योंकि ये जगह साउथ पोल के आसपास है तो साउथ ही बोलना, क्योंकि नॉर्थ साउथ नाम ही पोलों के हिसाब से पड़े हैं, है ना। तो इसलिए इस जगह को धरती के ऊपर नॉट मैग्नेट, धरती के ऊपर इस जगह को नॉट ऑफ द मैग्नेट ऑफ द अज्यूम्ड मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, धरती पर इस जगह को हम नॉर्थ नहीं कह सकते, साउथ के आसपास ही है तो साउथ ही है, लेकिन इसको मैग्नेटिक साउथ कह दें। तो ये थोड़ी सी बात है। मैंने पिछले साल कई किताबों से फोटो खींच के बच्चों को पढ़ाते वक्त भेजे थे, अगर मिल गए तो फोटो भेज दूंगा, नहीं दोबारा खींच के भेज दूंगा, जिससे जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको और किसी किताब में भी देखने को मिल जाए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात बच्चों वो ये, धरती के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से वर्टिकली ऊपर निकल के धरती का मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम के यहाँ अंदर जाएगी। तो ये नाम तो हो ही गया है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ गोज लाइक दिस। इस प्रकार से धरती की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे, इट इज दिस, लाइक दिस, एंड इट कम्स लाइक दिस। इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम बनाना रियली बहुत टफ है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 3D बनाने की औकात होनी बहुत मुश्किल है। ऑल्दो मेरी औकात अच्छी है, बट फिर भी ये बनाने में मुझे हमेशा दिक्कत रहती है। तो इस धरती माता के चारों तरफ मैं धरती की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं, तो ये लाइनों का जाल इस प्रकार से होगा, यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड और यहाँ पर वर्टिकली डाउन। तो चारों तरफ धरती के इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रा करूं ऐसे। अब ये एक इक्वेटर भी बना लेते हैं, धरती को दो भागों में बांटने वाली। लेट मी ड्रा ए प्लेन passing through the center of earth and perpendicular to the magnetic axis। इस प्लेन को, ये प्लेन धरती को एक सर्कल में काटेगा, तो बिग सर्कल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो ये धरती की मैंने क्या ड्रा कर दी बच्चों, मैग्नेटिक इक्वेटर ड्रा कर दी। तो ये धरती की मैग्नेटिक इक्वेटर, ये लाल लाल रंग की मैग्नेटिक इक्वेटर। ये कौन सी थी, ब्लैक वाली ज्योग्राफिक इक्वेटर, दिस इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब धरती की मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनाऊं, यानी धरती को दो हेमिस्फीयर में बांट दिया मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से, नॉर्दर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर, सदर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल के मिटा रहा हूं मैं कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे फील्ड लाइन यहाँ लिख देता हूँ SM और SN। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगेन आई एम सॉरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रा, सो फिर भी कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धरती के चारों तरफ ऐसी हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसी बनानी मुश्किल सी हो जाएंगी मेरे लिए दोनों तरफ, बाकी आप ठीक से कर लेंगे अपने, ऐसे ही। ये ऐसे ऐसे मैंने बना दिए। ठीक है बच्चों,
ऐसे और बहुत सारी लाइनें मैं ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भीड़ मच जाएगी इस पे ड्राइंग पे और बहुत अच्छे से नहीं कह पाऊंगा मैं अपनी बात। इस प्रकार जो लाइनों का जो जाल बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का ग्लोब के चारों तरफ, अगर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की मैं धरती के सरफेस पे परछाई देखूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का जो जाल बन जाएगा धरती के चारों तरफ। पहले तो एक चीज आप देख के और सोच के, इतना इमेजिनेशन हर इंसान के पास है, तो वो मुझे आंसर दे प्लीज। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं हवा ठीक कर लेता हूँ इसकी, एसी की हवा ही नहीं लग रही मेरे को। हाँ भाई बच्चों, एक चीज आप सोच के बताना कि धरती की जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, धरती की मैग्नेटिक इक्वेटर, इसके आसपास, मतलब इसके ऊपर ही देखें तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड लाइनें धरती के सरफेस के साथ कैसे हैं? आंसर चॉइसेस हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड वगैरह वगैरह। गिव मी द आंसर। आई रिपीट द क्वेश्चन। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अबोव मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जस्ट अबोव द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, पूरे ग्लोब पे चारों तरफ मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर धरती की फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इंक्लाइंड है? बताओ जरा। शाबाश, युक्ति, नॉन मेडिकल युक्ति, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। सानवी, बेटा सानवी, जो धरती के सरफेस के पैरेलल हो वो हॉरिजॉन्टल, धरती के सरफेस के परपेंडिकुलर हो वर्टिकल? दोबारा से आप ठीक से सोचे बेटा। पूरल, शिवम बिल्कुल ठीक। पूरल आप बहुत गड़बड़ सोचे हो। सानवी आप भी बहुत गड़बड़ सोचे हो बेटी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोर्ड के ऊपर लाइनें ऐसे ड्रा करने से वर्टिकल नहीं होती, ऐसे ड्रा करने से हॉरिजॉन्टल नहीं होती। बोर्ड पे तो मैं कोई भी किसी प्रकार से, कभी तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लूंगा, कभी इसको वर्टिकल ले लूंगा, वो नहीं बेटा। धरती के अनुसार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती हैं। कोई लाइन धरती के सरफेस के पैरेलल है तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। कोई लाइन अगर धरती के सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी धरती की रेडियस के अलोंग है, तो वो वर्टिकल होती है। लक्ष्य जांगड़ा, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। सो ओनली 3 स्टूडेंट आंसर्ड। ओके, 3 4 5 बच्चों ने आंसर दिया बस खाली। चलो कोई बात नहीं भाई। अनु, व्हाट इज योर आंसर? स्नेहा नो बेटी। चलो कोई बात नहीं भाई। धरती का सरफेस है ये, वर्टिकल तो बेटा यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी, इस जगह पे वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस जगह पे वर्टिकल डायरेक्शन तो ये होगी, ये होगी वर्टिकल डायरेक्शन तो, और ये डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल इस धरती के सरफेस के पैरेलल है। 11th क्लास में शुरू में जब वेक्टर्स पढ़ा रहा था तो आपको कितना तो ऐसा बताया था, लेकिन वो 9 10th की जो रोट मेमोरी आपकी, वो आपका वो भूत की तरह आपकी जिंदगी में शामिल हो गई है। आपकी साइंटिफिक लर्निंग में वो सबसे बड़ी बाधा रहेगी। अब क्या बोले हैं? सो दिस लाइन इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ नियर इक्वेटर।
और ज्योग्राफिक इक्वेटर के आसपास भी लगभग ज्योग्राफिक इक्वेटर के आसपास भी लगभग धरती की मैग्नेटिक फील्ड धरती के सरफेस के पैरेलल है। और धरती की मैग्नेटिक फील्ड कोई ऐसी मैं ड्रा करूं जो बिल्कुल धरती के सरफेस को छूती जाए, धरती के सरफेस को छूती जाए, मतलब ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो कुछ नीचे की तरफ दबी होगी, कुछ ऊपर की तरफ उठी होगी। तो यूं कह लूं मैं इस लाइन की धरती के सरफेस के ऊपर परछाई डाल दूं तो वो भी बताऊंगा मैं। बट वन थिंग पहले ये श्योर हो जाएं आप कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड धरती के सरफेस पे परपेंडिकुलर तो कहाँ है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। जब नॉर्थ पोल पे परपेंडिकुलर यानी ये तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पता नहीं आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, जिन बच्चों ने वर्टिकली लिखा है शायद नहीं सुन रहे हो। बेटा ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है क्योंकि धरती के सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये वर्टिकली अपवर्ड लाइन यू मुड़ती यहाँ से ऊपर, ये तो ये धरती के सरफेस का 90 डिग्री का एंगल है, फिर थोड़ी सी धरती के सरफेस पे झुक जाएगी, झुकती वर्टिकली डाउनवर्ड हो गई। देयर इज नो वे टू ड्रा सच थिंग्स ऑन द बोर्ड पे मैं ड्रा कर ही नहीं सकता हूँ। ये तो तब हो सकता है जब मैं कोई बड़ा सा ग्लोब लेकर तारों का जाल उसके चारों तरफ बना दूं ऐसे, सिर्फ 3D तरीके से तो इसको रियल में तो दिखाया जा सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। बट क्योंकि आप आदमी हो, इतना इमेजिनेशन तो आदमी कर ही सकता है। यहाँ से वर्टिकली ऊपर निकल के और यूं मुड़ती हुई धरती के सरफेस की तरफ, और धरती के सरफेस की तरफ मुड़ती हुई यहाँ पर धरती के सरफेस पे मुड़ के बिल्कुल धरती के सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। कहां पर, इक्वेटर पे। धरती के सरफेस के पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल, और फिर हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे की तरफ दबती है और पूरा नीचे दब जाएगी, यानी 90 डिग्री पर, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड आप देखो, धरती की मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने समझना है तो कुछ चीजें हमने समझनी है और वही मैंने आपको बतानी है। नंबर 1 तो हमने ये समझना है कि धरती के सरफेस पे धरती की मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हॉरिजॉन्टल है, कहां पर वर्टिकल है, ये तो आपने समझ लिया है। फिर भी एक दो बच्चा आंसर लिख दे, धरती के सरफेस पे धरती की मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हॉरिजॉन्टल है और कहां पर वर्टिकल है। अनु यू टू अभी 9th क्लास में पढ़ रही होगा अनु। हाँ, युक्ति इज परफेक्टली अटेंटिव, युक्ति नॉन मेडिकल। हाँ रघुवीर, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया था पीछे। सनी दीवा, ये किस लड़की की फोटो लगा रखी है तुमने? सनी दीवा, ये आपकी सिस्टर है बच्चे? कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है? हाँ, लक्ष्य जांगड़ा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल शाबाश। ओके ओके, ठीक है। अनु, क्या आंसर लिख रहे हो आप? जल्दी लिखो, बिल्कुल बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो। लक्ष्य, यू आर सो गुड यार। नॉर्थ और साउथ पोल पे वर्टिकल है ये, नॉर्थ पोल पे वर्टिकली डाउनवर्ड, अनु बिल्कुल ठीक लिखा। साउथ पोल पे वर्टिकली अपवर्ड है, एंड और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल है। देखो, मैग्नेटिक इक्वेटर पे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ज्योग्राफिक इक्वेटर पे लगभग हॉरिजॉन्टल है। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। आई थिंक ये बात तो आप सबको क्लियर है ही गई होगी। अब आगे मैं बढ़ जाऊं। हाँ, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल युक्ति मेडिकल वाले भी आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ अराउंड द इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर के चारों तरफ, सब जगह धरती के सरफेस के पैरेलल है। ओके, और नॉर्थ पोल पे वर्टिकली डाउनवर्ड, साउथ पोल पे वर्टिकली, बिल्कुल ठीक। तो अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात और आंसर करना। साउथ पोल और इक्वेटर के बीच में धरती की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप एक्सप्लेन करो कैसे होगी। देखो, नो आंसर देने के लिए
साउथ पोल पे तो एकदम वर्टिकली अपवर्ड है और मुड़ती मुड़ती इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई। तो साउथ पोल और इक्वेटर के बीच में कोई भी जगह पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? हाँ, आप ठीक लिख रहे हो। युक्ति नॉन मेडिकल भी और श्रम भी। श्रम ने पिछले वाले आंसर लिखे हैं। लक्ष्य इज टाइपिंग, युक्ति मेडिकल इज टाइपिंग, अरुण हु इज दिस? वरुण शर्मा, आयुष शर्मा, ओके। इंक्लाइन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, आयुष बिल्कुल ठीक लिखे हो, बिल्कुल। लक्ष्य, हाँ, एट एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री, 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कहां पर है? 90 डिग्री अपवर्ड्स तो है साउथ पोल पे, और 90 डिग्री डाउनवर्ड्स है धरती सरफेस पे नॉर्थ पोल पे। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री है, तो 90 से कुछ कम एंगल है। बिल्कुल युक्ति बिल्कुल ठीक लिखे हो। मेडिकल वाली, नॉन मेडिकल वाली ने बिल्कुल ठीक लिख दिया था। भाई इस बात को थोड़ा विजुअलाइज करने में आपको हो सकता है दिक्कत हो, होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है हो। बिटवीन, रघुवीर लिखता है बिटवीन इक्वेटर एंड साउथ पोल इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सरफेस। हाँ रघुवीर, आपने वो शब्द बोले जो शब्द मेरे पास नहीं थे यार, मुझे ये शब्द सूझ नहीं रहे थे। यहाँ से धरती के सरफेस से थोड़ा अवे, और फिर धरती, या तो धरती के सरफेस से बहुत अवे है, फिर धरती के सरफेस से अवे, यानी यहाँ से एंगल 90 डिग्री से कुछ कम होता है। देखो धरती के सरफेस से वर्टिकली अपर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर। अब यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से एंगल कुछ कम होता 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 0 हो गया, यानी यहां से लेकर यहां तक धरती की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ ऊपर है, यानी वर्टिकली अपर तो नहीं है और धरती की सरफेस के पैरेलल भी नहीं है। सपोज किसी जगह पे ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकली अपर लाइन है, तो नॉर्थ पोल पे हम खड़े जाएंगे तो हम त्यों देखेंगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे बनाएंगे और वर्टिकल लाइन वर्टिकली अपर को ऐसे बनाएंगे। तो साउथ पोल पे खड़े हो जाएंगे तो ये वर्टिकली अपर लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो साउथ पोल पे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इक्वेटर पे ऐसे है। हम बीच में कोई जगह आ गए साउथ पोल और इक्वेटर के बीच में, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे ऊपर उठी हुई, 90 डिग्री साउथ पोल पे, 0 डिग्री इक्वेटर पे, और हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर की तरफ उठी हुई। रघुवीर ने लिखा है धरती के सरफेस से कुछ अवे, कुछ एंगल ऊपर की तरफ, राइट। अब चले कहां पर? इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक। तो इक्वेटर पे तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और नॉर्थ पोल पे बिल्कुल ऐसे है। तो इक्वेटर से लेकर, ये इक्वेटर पे धरती की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ पोल पे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक आते हैं धरती की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे की तरफ दब गई, हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे दब जाएगी, कहां पर? नॉर्थ पोल पे। तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच, साउथ पोल और इक्वेटर के बीच तो ऐसे है, दिस ब्लैक पेन, यानी हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर उठी हुई, और इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच है ऐसे, क्या? हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे दबी हुई। हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे दबना, हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे दबना, उसको नीचे दबना यानी डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन धरती की, जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुए, और उन लोगों की मेरिनर्स भी तकरीबन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे। तो उन लोगों ने ये देखा कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे की तरफ दबी हुई है। तो उन्होंने क्या देखा? धरती की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ऑब्जर्वर्स
कि साउदर्न हेमिस्फीयर में तो पॉपुलेशन बहुत कम है, और भी बहुत सारी कुछ आदिवासी कुछ थोड़े बहुत रहते होंगे, फिर जो यूरोपियन जो कॉलोनीज थोड़ी बहुत बनी, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कुछ न्यूजीलैंड वगैरह, काफी कम पॉपुलेशन है, थिनली पॉपुलेटेड एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर थोड़े बहुत वहां है भी तो दे है नेग्लिजिबली स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन ऑब्जर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी नॉर्दर्न लोगों की है। तो नॉर्दर्न लोगों की जो ऑब्जर्वेशन थी वो जाते थे जहाजों में, या एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे धरती पे ही या पानी के जहाजों में। तो उन लोगों ने देखा धरती की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटल से यानी धरती के सरफेस के पैरेलल से कुछ नीचे की तरफ दबी हुई है। नीचे की तरफ दबने को बोलेंगे डिप्रेशन। तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उन लोगों ने यह चीज मेजर कर ली, क्या धरती की मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर वो है, जहाज जा रहा है पानी का जहाज जिसमें ऑब्जर्वेशन करने वाले लोग बैठे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहां पर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। उन्होंने देखा कि कोई कंपास बॉक्स ऐसी ले ली जो वर्टिकल प्लेन में उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली नीडल उन्होंने रख ली, तो उन्होंने देखा कि नीडल ऐसे झुक जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे झुक जाती है, और नीडल किधर झुकेगी, जिधर धरती की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तभी तो म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो होएगा। तो they didn't know the cause, but they found that the magnetic field of earth is a little bit or more than little bit, मतलब better I should say is depressed slightly, फिर मैं slightly बोल गया, sorry, is depressed from horizontal से कुछ नीचे की तरफ दबी हुई है। जो कुछ बोलने वजह से हिंदी में कुछ बोल जाते हैं, वैसे अंग्रेजी में ये लिटिल या लिटिल बिट ऐसा बोल जाते हैं। तो कितनी दबी हुई है उसको मेजर कर लिया गया, उसको बोलते हैं डिप, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो एक तो मैंने एंगल ऑफ डिप ही बताना है, और जो बता भी दिया है फिर दोबारा से ही बताऊंगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये डिप है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डिप होगा या अप होगा, बोलो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो डिप है, सदर्न हेमिस्फीयर में डिप नहीं होगा, अप होगा। इस बात को शायद आप समझ रहे होगे। तो जैसे मुझे 1-2 साल पहले का नीट का एक क्वेश्चन, या 3 साल पहले का शायद नीट का क्वेश्चन है, जो चैलेंज किया था, पता नहीं कैसे किसी से क्या गलती हो गई थी। सदर्न हेमिस्फीयर में डिप जो है, डिप नाम तो हमने डिप ही रख रखा है। अब डिप को डिप क्यों, डिप का मीनिंग है धरती की मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर ओरिजेंटल डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री पर इनक्लाइन है। लिसन, धरती की मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर, धरती की मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर ओरिजेंटल डायरेक्शन से कितना नीचे की तरफ दबी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप बोल रखा है। अगर रहने वाले लोग सदर्न हेमिस्फीयर में होते और वो ऑब्जर्वेशन करते तो शायद इसको डिप के बजाय अप बोलते, लेकिन अब तो जो बोल दिया। बस ज्यादा हम कभी ये सुधार कर लेंगे, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में डिप नहीं है तो कह देंगे वहां तो डिप नेगेटिव है। ऑल्दो नेगेटिव डिप या पॉजिटिव डिप जिस प्रकार के शब्द फिजिक्स के लिटरेचर में काफी कम यूज कर रखे हैं, बट अगर कोई बोले कौन से हेमिस्फीयर में डिप नेगेटिव है तो सदर्न हेमिस्फीयर में डिप नेगेटिव है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिप पॉजिटिव है। हाँ युक्ति बिल्कुल ठीक बोले आप, नेगेटिव इन सदर्न हेमिस्फीयर, युक्ति नॉन मेडिकल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद आप इतनी बात समझ गए हो गए। तो भाई एक तो बात यही बतानी होती है, इसको वापिस एक बार फिर बताऊंगा, बट पहले एक बेसिक बेसिक सी बात हो जाए। तो एक तो यही बात कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटल के साथ कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है किसी भी जगह पर, ठीक है, जिसको एंगल ऑफ डिप बोल देंगे। दूसरी बात जो इस डायग्राम में आपको साफ साफ क्लियर है, किसी भी जगह पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइम पता नहीं फोन क्यों आता है, हेलो, अब डायग्राम को देखें जैसा भी बन पड़ा है मेरे से,
धरती के सरफेस पे हम कहीं भी हैं तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना लें कहीं पर भी, क्योंकि आपने देख लिया कि सिर्फ मैग्नेटिक इक्वेटर को छोड़ के बाकी सब जगह पर धरती की मैग्नेट 3 जगह को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर और इस जगह को छोड़कर और इस इक्वेटर को छोड़ के बाकी सब जगह पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कुछ है। यानी धरती की मैग्नेटिक फील्ड जिधर भी जिस भी डायरेक्शन में है उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो किसी भी जगह पे धरती की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उस जगह पर ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं है। इस बात को और समझना है, बस इतनी सी बात ही हमने सारी समझनी है। अगर मैं ब्लैक पेन से नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाऊं, इन लाइनों को आपको अच्छे से मालूम है, सच लाइन्स आर कॉल्ड क्या, ज्योग्राफिक मेरिडियंस। इनको ज्योग्राफिक मेरिडियंस बोलते हैं। और ये ज्योग्राफिक, ये लैटिट्यूड तो जो है जिस प्रकार से मैंने बोली रखी है। तो यदि मैं धरती के सरफेस पे धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक सरफेस को मिलाऊं, इन लाइनों को, ये लाल रंग की जो मैंने मेरिडियंस बनाई, इनको मैग्नेटिक मेरिडियंस कहेंगे। अब देखो इस जगह, यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच लीजिए जरा, समझाने के लिए इतना ही काफी है। बाकी तो इसमें बहुत कूड़ा कचरा सा बन जाएगा डायग्राम में, डायग्राम समझने लायक नहीं रहेगा। इस जगह पर बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखूं और अलग अलग जगह पर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा फिर समझ में आएगी बात आपको, लेकिन ये ड्राइंग में और ज्यादा बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा बन जाएगी। इस जगह पर अगर कंपास बॉक्स रखता हूं, कंपास बॉक्स ऐसी एक छोटी सी डब्बी, एक छोटी डब्बिया, ए स्मॉल बॉक्स हैविंग ग्लास टॉप, ऐसी इसमें एक बीच में एक्सिस बना रखे, फिक्स्ड कोई नुकीली सी चीज है और इसके ऊपर कोई मैग्नेट, छोटी सी मैग्नेट इसके ऊपर सस्पेंड कर दी जाती है। और ये नीडल है, ये नीडल, इट विल सर्व एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये मैग्नेट इस वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर इस प्रकार रखी है कि मैग्नेट का सेंटर ऑफ मास के ऊपर ये रखी हो, छोटा छेद कर देंगे मैग्नेट में, जिससे नीडल इसमें ये एक्सिस इसमें फंस जाए। एंड मैग्नेट नाउ बिकम्स फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट दिस एक्सिस। तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल, ये इसका ये नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इसको थोड़ा यूं ऊपर नीचे दबाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगी, नॉर्थ पोल उधर झुक जाएगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से। बाकी ये नीडल किधर टर्न होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेबल है, तो ये मैग्नेट उधर टर्न हो जाएगी जिधर धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यदि ये, इसको कंपास बॉक्स बोलते हैं, धरती के सरफेस के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टली इसको हम रखते हैं। तो धरती के सरफेस पे यहाँ पर अगर कंपास बॉक्स रखते हैं तो उस कंपास बॉक्स का यानी नॉर्थ ये इधर होगा, एक्चुअल नॉर्थ इधर है। यानी यदि मैग्नेटिक कंपास से आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आप में से कोई बच्चा बड़ा होकर भाई दे बाबा बनना है और जिसने वास्तु से करके बहुत ज्यादा पैसे लूटने हैं लोगों के, तो वास्तु वाले बाबे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैग्नेट रख के हम नॉर्थ डायरेक्शन निकालते हैं, ये निकाल दी हमने, तो ये एक्चुअल नॉर्थ नहीं है, एक्चुअल नॉर्थ तो ये है। तो मैग्नेट से हम जो नॉर्थ निकालेंगे वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ वो नीडल उसकी ओरिएंट होगी। तो मैग्नेटिक नीडल के कारण जो नॉर्थ हमने देखा वो एक्चुअल नॉर्थ से कितना हट गया है, कितना हट गया है, कितना डिक्लाइन हो गया है, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। कंपास की सहायता से आप नॉर्थ डिसाइड करते हो तो वो नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ से कितना अवे हट गया है, कितना डिक्लाइन हो गया है, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। तो अब सारी बात आ जाती है हमारी, हमने धरती की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड पूरी मैपिंग करनी है, अलग अलग जगह पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सारी बातें हों, तो उसमें 3-4 बात हमें चाहिए। एक तो ये चाहिए किसी भी जगह पर एंगल ऑफ डिप कितना है, जो मैं बता चुका हूं और बताऊंगा, रुक जाओ अभी बताऊंगा। एक हमें ये चाहिए कि किसी भी जगह पर
डिक्लिनेशन कितना है, यानी किसी जगह पर एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच कितना एंगल है। तीसरी बात हमें चाहिए वो कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस जगह पर कितना है। बस 3 बातें हमें मालूम हो हर जगह पर, हर लैटिट्यूड हर लॉन्गिट्यूड पे, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, सारा ही कुछ पता चल जाएगा। डेटा हमें मतलब कारण क्या है वो नहीं, वो पता चल जाएगा कहाँ पर किस प्रकार से धरती की मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगी। ठीक, तो बेसिक बात तो मैंने बता दी है, समझ में आने वाली मैंने बात बता दी है। और मैं ये जो मैंने मेरिडियंस वगैरह ड्रा की हैं, एक चीज आप देख सकते हो, डिक्लिनेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग है। एक लाइन और ड्रा कर देता हूँ यार, जिससे बात क्लियर हो जाए। इसी जगह पर अगर आप हैं, इस जगह से पास हो, देखो इक्वेटर की बात करूं, यहां से अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन भी पास करूं धरती के रियल इक्वेटर के ऊपर, धरती की रियल इक्वेटर, एक बार इसको मिटा देता हूं बच्चों। यहाँ पर तो देखो इस जगह पे ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड पे तो डिक्लिनेशन इतना है, थोड़ा सा है, आपने देख लिया है। मिटा देता हूं भाई, मिटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डायग्राम में अदरवाइज बहुत घोच पोच मच जाएगी। इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। ये तो इस जगह पे अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रा करूं, ज्योग्राफिक मेरिडियन तो ड्रान है ही है, धरती की इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर, तो मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने ड्रा करनी है। कैसे ड्रा करूंगा, इस जगह को धरती के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से मिलाऊंगा। सो इट विल बी ए लाइन passing through this point and passing through the point on the equator and going like this. अब देखो जरा, धरती की इक्वेटर के आसपास तो डिक्लिनेशन बहुत कम है, और यहाँ पर डिक्लिनेशन, और नॉर्थ पोल के आसपास देख लें, धरती के नॉर्थ पोल के आसपास यहाँ पर चलेगा भैया, या इस जगह के कई आसपास चलेगा, यहाँ पर आ गए। चलो हम इस जगह से पास होने वाली हम क्या लें, मैग्नेटिक मेरिडियन ले। तो मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ से पास होने वाली मैं बनाऊंगा, थोड़ा बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट आप समझते हो कि अगले अगले वाला पार्ट में नहीं बना रहा हूँ। यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज लार्ज, जो आप पोलों की तरफ जाओगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, जो आप इक्वेटर की तरफ आओगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन काफी कम हो जाएगा। अब ये ड्राइंग मैंने बता तो दी है, जो साथ साथ क्लास स्टैंड कर रहा है उसको समझ में आ भी गई होगी, नहीं तो थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करके देखें, और अपने आप जब करोगे तो कितनी समझ में नहीं आएगी, कितनी समझ में नहीं आएगी, वो बच्चे की समझने की ताकत के ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चा अच्छे से भी समझ सकता, हो सकता है अच्छे से ना भी समझे, हो सकता है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ये मैंने चीजें बता दी हैं। एक चीज और क्लियर कर दी है कि मुझे क्या चाहिए, धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। धरती की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट तो अपने आप निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डीप पता चल जाएगा। तो हमें तो किसी भी जगह पे हमें धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें मेजर हो जाएगा। और किसी भी जगह पर हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ डिप चाहिए। डिप क्या एंगल है, धरती की मैग्नेटिक फील्ड और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में एंगल। और हमें क्या चाहिए, किसी जगह पर हमें डिक्लिनेशन मालूम होना चाहिए। डिक्लिनेशन धरती के सरफेस पे अलग अलग फेसिस पे, यानी अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग होगा। डिक्लिनेशन कौन सी लैटिट्यूड्स के आसपास ज्यादा हो जाएगा, जैसे जैसे हम पोलो की तरफ जाएंगे, यानी 90 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड होनी शुरू हो जाएगी हमारी, जो तो डिक्लिनेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो इक्वेटर की तरफ आएंगे डिक्लिनेशन कम होना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब एक दो बातें हम डिफाइन करके, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको फिनिशिंग टच दे देते हैं। किसी भी जगह पर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक्चुअल नॉर्थ साउथ भी बोल सकते हैं, किसी भी जगह पर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपने देखनी है, तो जो परफेक्ट तरीका है वो तो ये है, उस जगह पर आप खुले स्थान पे चले जाएं, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं हो, या अपने छत पे चले जाएं और खूब ऊंची छत पे चले जाएं, और रात को चले जाएं, और बादल ना हो, आकाश साफ हो, और आपको ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार देखने की आपकी काबिलियत हो, वो आप समझ सकते हो। तो ध्रुव तारा कोई ब्राइट स्टार नहीं होता, बिल्कुल फेंट स्टार भी नहीं होता, लेकिन
ब्राइट तो बिल्कुल नहीं होता, काफी कम ब्राइटनेस का स्टार होता है। तो आप नॉर्थ स्टार को देख लें, नॉर्थ स्टार से पास होने वाली, आप धरती के सिर्फ नॉर्थ स्टार से आप जहां खड़े हैं वहां पर लाइन कंसीडर कीजिए। तो नॉर्थ स्टार की तरफ जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन है। यानी वो जो लाइन आपकी छत पे जो सीधी लाइन बनाएगी उसका प्रोजेक्शन, वो आप जहां पर खड़े हैं वो उस जगह पर एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो किसी जगह पर नॉर्थ का मायना ये है, या फिर एक चीज और बोलते हैं हम, किसी भी जगह पर ध्रुव तारे को देखिए और ध्रुव तारा आपने मान लिया इधर इधर दिखाई दे रहा है उधर, तो एक वर्टिकल प्लेन लीजिए और जो वर्टिकल प्लेन ध्रुव तारे में से पास हो जाए, यानी आप देखो तो लगे ध्रुव तारे में से पास हो रहा है, तो उस वर्टिकल प्लेन को किसी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। हालांकि मेरिडियन एक लाइन होती है, उसको ज्योग्राफिक मेरिडोनियल प्लेन कहना चाहिए, लेकिन वो प्लेन कहने की बजाय मेरिडियन ही बोल देते हैं। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज दैट वर्टिकल प्लेन which will contain in itself geographic north south direction। किसी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, मेरी आवाज आप तक आ ही रही है, किसी भी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन उस जगह पर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, जिस किसी जगह पर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ओरिजेंटल डायरेक्शन सपोज ये है, तो इस ओरिजेंटल लाइन को कंटेन करने वाला जो भी वर्टिकल प्लेन होगा, उस वर्टिकल प्लेन को किसी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। और इसको बनाने का तरीका मैंने, वो वर्टिकल प्लेन आप देखें तो आंख मिचमिचाकर आपको ध्रुव तारे से पास होता दिखाई देगा। तो लेट अस सपोज किसी जगह पर ये चलो लाल रंग का पेन मैं इसके लिए यूज कर लिया, ब्लैक रंग का पेन यूज कर लिया ज्योग्राफिक बातों के लिए। किसी जगह पर ये जो प्लेन है भाई, ये प्लेन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला प्लेन है, प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिक मेरिडियन, ऐसा बोलना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में इसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कह दिया। मेरिडियन एक लाइन होती है, प्लेन नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा अपने एग्जाम में जो भी कुछ तरीके से आप याद रखें, आपकी मर्जी है, मैं प्रॉपर लैंग्वेज यूज कर लूं तो क्या कहूंगा, ए वर्टिकल प्लेन कैरिंग ज्योग्राफिक मेरिडियन एट ए प्लेस, राइट। तो ये इस जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन है। सपोज ये यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, साउथ डायरेक्शन। तो पहले तो ये बताएं कोई किसी बच्चे को अब तक जो मैंने बात बताई है बच्चों, उसमें कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप अभी समझ लेंगे, ये चैप्टर में रिपीट नहीं कर पाऊंगा। देख लो बच्चों, कुछ पूछना हो। ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना। नाइश, आर यू हियर इन द क्लास? ओके बेटी, ओके, समझ में आया बच्चे सारा? ओके, तो किसी भी जगह पर हमने ये जो ब्लैक रंग की लाइन से वर्टिकल प्लेन ड्रा करने की कोशिश की है, ये किसी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। और उसी जगह पर अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला अगर वर्टिकल प्लेन ड्रा कर दें, तो उस वर्टिकल प्लेन को वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। और बेटर वर्ड होगा द वर्टिकल प्लेन कैरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। जैसे मैंने अभी ये लाइन खींची थी, ऐसी ये ज्योग्राफिक मेरिडियन वाली, जो यहाँ से चल के यू मिलाने वाली, तो कोई भी वर्टिकल प्लेन यहाँ इस लाइन
जो इस लाइन पे लाई करता हो उसको तो मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। और ऐसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन कंटेन करने वाली, क्योंकि ये पूरा ग्लोब तो बहुत बड़ा है ना और बोर्ड के ऊपर छोटा सा बना दिया तो चीजें कई बार समझने में तो आती है कम और गड़बड़ हो जाती है ज्यादा। तो अब इसी जगह पर किसी भी जगह पर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन भी ड्रा कर दूं, यानी एक वर्टिकल प्लेन ड्रा कर दूं, जो वर्टिकल प्लेन जिसके अंदर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन समाहित हो, द वर्टिकल प्लेन विच कंटेन्स in itself magnetic north south direction। तो ये जो प्लेन मैंने लाल रंग का जो प्लेन बनाया, ये लाल रंग का जो मैंने प्लेन बना दिया है, ये प्लेन भाई, ये प्लेन ये थोड़ा सा इसने मास्क कर दिया। ये इस प्रकार से 3D बनाऊंगा तो इस प्रकार मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और अभी समझ जाओगे आप। ये तो किसी जगह पर ज्योग्राफिक ये किसी जगह पर लाल रंग वाली मैग्नेटिक मेरिडियन, अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको पढ़ा चुका हूं व्हाट इज दिस एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे किसी जगह पर। ध्यान रखना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये लाइन है, लाल रंग की लाइन है, मैं ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ लाइन, ये एंगल बताओ व्हाट इज दिस एंगल। डिफाइन कर चुका हूं इस एंगल को, एंगल बिटवीन दीज टू हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए प्लेस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए प्लेस इज मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन, ज्योग्राफिक। आंसर फ्रॉम रघुवीर डिलीटेड, आंसर फ्रॉम आयुष शर्मा बिल्कुल ठीक, शाबाश बच्चे। आंसर फ्रॉम गौरव बिल्कुल ठीक नहीं बेटा, इसका कोई मतलब नहीं यार उससे यार गौरव। युक्ति बिल्कुल ठीक, आदित्य बिल्कुल ठीक नहीं है, गड़बड़ कर दिया बेटा आपने बहुत ज्यादा। धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक, इसको डेविएशन बोल सकते थे लेकिन डेविएशन बोलने के बजाय हमने डिक्लिनेशन बोल रखा है, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल, यस अनु यू आर परफेक्टली ऑल राइट, धर्मेंद्र यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आदित्य ठीक नहीं है, गौरव ठीक नहीं है, मन बिल्कुल ठीक बोले हो, शाबाश। धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक बोले हो, गौरव ठीक नहीं, आयुष बिल्कुल ठीक बोले, युक्ति मेडिकल बिल्कुल ठीक बोली है, रवीर ने काट दिया था बोल के। गौरव एंड आदित्य बेटा 11.3 या वट एवर 11.3 है या 11.2 है या 11.8 है, शायद 11.3 हो। ये तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच एंगल है। इसने इस एंगल ने धरती के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसे होंगी ये डिफाइन कर रखी है। उसके बाद डिक्लिनेशन तो अभी मैंने बताया था, पोलो के आसपास तो डिक्लिनेशन 90 डिग्री के आसपास होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा। इक्वेटर के आसपास डिक्लिनेशन 0 के आसपास होना शुरू हो जाता है। अरे कई बार तो क्वेश्चन ही आता है, नीट वाले बच्चों ध्यान रखें, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन शब्द यूज फिजिक्स की रिकमेंडेड लिटरेचर में तो नहीं है, लेकिन जैसा अपने हिसाब से शब्दों का कई बार आजकल परिवर्तन हो जाता है, तो अगर किसी किताब ने कर रखा था लक्ष्य है, मुझे मालूम नहीं, बाकी खाली डिक्लिनेशन इसको बोल देते हैं। ठीक है, नेचुरल सी बात है, जब हम जियो मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो डिक्लिनेशन जब बोलेंगे तो हमारा सिर्फ एक ही मतलब होगा, वैसे तो डिक्लिनेशन के 100 जगह अलग अलग मीनिंग हो जाएंगे। गौरव एंड आदित्य, आई एम वरीड, यू टेल मी प्लीज, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डिक्लिनेशन पोलों के आसपास तो बहुत ज्यादा होगा,
अप्रोचिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री, एंड इक्वेटर के आसपास डिक्लिनेशन लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा। डिक्लिनेशन इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, इक्वेटर से पोलों की तरफ जाएगा तो डिक्लिनेशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो अब बच्चों बात यह है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन का तो मैंने बता दिया कैसे कहीं पर खड़ा करेंगे, किसी जगह पर एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, यानी किसी जगह पर एक वर्टिकल आप प्लेन ले लें, कोई बोर्ड ले लें और वो इस प्रकार से धरती के सरफेस आपकी छत के परपेंडिकुलर खड़ा कर दें और उसको तब तक घुमाएं जब तक उसका कोना आपको लगे कि नॉर्थ पोल से आसपास, नॉर्थ स्टार से आर पार नहीं हो रहा हो। तो क्या है उस जगह पर, वो उस जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन है, नहीं वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन सोच के बताओ, किसी जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन हम किस प्रकार से खड़ा करें, ये लाल वाला प्लेन कैसे खड़ा करें? बिल्कुल ठीक, युक्ति आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया, युक्ति युक्ति नॉन मेडिकल, बिल्कुल ठीक लिखा है। हम क्या करेंगे बच्चों, किसी जगह पर मैग्नेटिक कंपास रखेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी छत के सरफेस के ऊपर, और उसकी नीडल जो होगी वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होगी। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, यानी धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है। सपोज नीडल की नॉर्थ पोल यहाँ पर है, तो इधर तो क्या है धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर मैग्नेटिक साउथ है, समझ रहे? तो ए वर्टिकल प्लेन कैरिंग दिस मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास प्लेस्ड एट ए प्लेस, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियनल, मैग्नेटिक मेरिडियनल, मैं थोड़ा बोलने में इसको गड़बड़ कर देता हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियनल प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियनल प्लेन के बीच में एंगल डिक्लिनेशन हो गया है। तो इतनी सी बात बतानी थी। एक तो ये है कुछ भी नहीं, लेकिन 3D विजुअलाइजेशन करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, टीचर के लिए इसको समझाना ही, डायग्राम बनाना ही मुश्किल हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात ये बच्चों कि किसी जगह पर डिप एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालें। डिप समझा तो दिया है, ये तो एक्सपेरिमेंटली निकलना बहुत आसान है। डिक्लिनेशन तो एक्सपेरिमेंट निकलने में कोई टाइम ही नहीं लगता। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रफली तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, रफली तो आप बिल्कुल सुबह सुबह सूरज उगने से बिल्कुल जस्ट पहले खड़े हो जाएं और देखते रहें, जैसे ही सूरज उगता है उधर लाइन खींच दें, वो इस डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो रफली तो आपने ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ वैसे बना ही लिया है, ठीक। अब रफली तो हो ही गया, उसके बाद रफली के बजाय आपने फेयरली करना है तो नॉर्थ स्टार वाली टेक्निक है। और मैग्नेटिक मेरिडियन तो कहीं खड़ी करना, मतलब है प्लेन ही मान लो, जैसा किताब में लिखा आपकी में, तो बहुत आसान है। कंपास रखी और कंपास की निडल के ऊपर ही आपने वर्टिकल प्लेन खड़ा कर दिया और दोनों के बीच में एंगल, या फिर कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे करने की। भैया आप छत पे खड़े हो गए, सपोज ये आपकी छत है, ये है हमारी हमारी लड़की है एक, उस लड़की का नाम है कशिश, कशिश की छत है, बट आई डू नॉट नो कशिश इज हियर और नॉट इन द क्लास। ये कशिश की छत है। कशिश सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने के लिए उठी और इसको सूरज इधर दिखाई दिया, तो कशिश ने अपनी छत पे लाइन खींच दी ईस्ट वेस्ट, इसके परपेंडिकुलर कशिश लाइन खींच देगी नॉर्थ साउथ, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गई थी। और यहीं की यहीं कशिश ने मैग्नेटिक नीडल रखी और पता चला मैग्नेटिक नीडल रखी तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ साउथ ऐसे ही, ऐसे कुछ हो जाता है ये। तो ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ साउथ ऐसे, तो ये एंगल तो हो ही गया यहाँ पर डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन निकालना तो बहुत ही आसान है, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर एक्सपेरिमेंटली किसी जगह पर डिक्लिनेशन निकालना है, इट्स सो इजी। अब अगली बात करते हैं भाई कि किसी जगह पर डिप कैसे निकालें। तो डिप निकालने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो उस जगह पर मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग एक वर्टिकल प्लेन फिक्स कीजिए, एक बोर्ड ले लीजिए जिसका अच्छा भारी नीचे स्टैंड हो, और ये वर्टिकल आपने ले लिया, वर्टिकल बोर्ड, और बोर्ड को आप ओरिएंट कर दीजिए किधर, मैग्नेटिक मेरिडियन में, कंपास बॉक्स की सहायता से। तो ये बोर्ड, यहाँ पर ये बोर्ड क्या हो गया,
दिस बोर्ड इज मैग्नेटिक मेरीडियोनल प्लेन एट ए प्लेस। किताब के अनुसार तो मैग्नेटिक मेरिडियन इसको बोल दूंगा यार, पर अपने मैग्नेटिक मेरीडियोनल प्लेन खड़ा कर दिया। ठीक है बच्चों, और अब आपने क्या किया, एक बड़ा कंपास बॉक्स बनाया, बड़ा कंपास बॉक्स बना ले। और वो कंपास बॉक्स बनाने के बजाय एक और बात भी है, वो एक्चुअली मेरे बताने के तरीके, ये कंपास बॉक्स को आपने इस प्रकार से कर दिया, बड़ा कंपास बॉक्स लिया, और वो कंपास बॉक्स जो है वो एक सर्कुलर सी डबिया होती है, वो आपने इस प्रकार से यहाँ पर इस मैग्नेटिक मेरीडियोनल प्लेन में चिपका दिया कि कंपास बॉक्स का प्लेन ही वर्टिकल हो जाए, समझ रहे। और यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मैग्नेटिक, वो जो नीडल उसमें लटकी है उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो मैग्नेटिक नीडल रोटेट कर सकेगी। अब एक बात तो ये है, अब ये तो जो डायरेक्शन, ये जो काली काली लाइन खींच रहा हूं, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन है, और ये मैग्नेटिक साउथ वाली लाइन है, और ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पे नीडल टिकी हुई है। तो जो नीडल होगी, नीडल तो किधर अपने आप को ओरिएंट कर लेगी, जिधर उसके ऊपर टॉर्क जीरो लगेगा। धरती की मैग्नेटिक फील्ड मान लिया हॉरिजॉन्टल से इतना नीचे की तरफ झुकी है, दिस द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बीई बोल दिया मैंने। तो ये नीडल जो कि इस कंपास बॉक्स में, जिसका प्लेन वर्टिकल है, और जिस कंपास बॉक्स में नीडल इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो ये जो नीडल है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट होती होती कब तक रोटेट होएगी, क्योंकि ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, और जो सेंटर ऑफ मास कंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल टॉर्क तो इस पे जीरो होगा, खाली मैग्नेटिक टॉर्क इसको घुमाएगा। मैग्नेटिक टॉर्क जीरो कब हो जाएगा, जब इसका म्यू वेक्टर, यानी जब इसका नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा, धरती की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल झुक गई, सीधे सीधे क्या निकल जाएगा, डिप निकल जाएगा। तो क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से एक कंपास लेकर बोर्ड में चिपकाने के बजाय हमने ऑलरेडी एक कंपास ऐसा बना रखा है, सोच लो एक कंपास यहीं ऊपर, लेकिन इसको फिर कंपास नहीं बोलते, इसको डिप सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप सर्कल। तो वी हैव ए डिप सर्कल, उस डिप सर्कल को हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में अरेंज करना है। डिप सर्कल में मैग्नेटिक कंपास जैसी होती है, बट दैट इज इट्स प्लेन इज वर्टिकल, शायद समझ गए होंगे। तो हम इसमें क्या होता है, इसका जो ये तो ग्लास टॉप की है, इसके ऊपर ग्लास का टॉप है जिससे हवा से डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें अंदर ही अंदर हमने डिवीजन कर रखे हैं, 0 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये 90 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का, और इधर ये 45 डिग्री का भाई, इस प्रकार से। तो जैसे ही डीप सर्कल को हम मैग्नेटिक मेरिडियन में अरेंज करेंगे, तो तुरंत ये इसकी मैग्नेटिक नीडल ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाकर झुक गई, तुरंत पता चल जाएगा इसको, इस यानी डिप इस प्रकार से मेजर हो जाएगा। तो किसी जगह पर डिप कैसे मेजर करेंगे, डिक्लिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, धरती की मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर किस प्रकार से, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। यहाँ तक कोई बात समझनी हो तो बताओ यार, यहाँ पर कोई बात यहाँ तक समझनी हो तो बता दो मेरे को। शायद तो किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं। ओके, अदवीर ने भी एक बात का आंसर दे रखा पहले। तो भाई अब अगली बात करते हैं, किसी भी जगह पर
सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। किसी भी इस जगह पर सपोज डिप है डेल्टा, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात है, डिप सचमुच डिप यानी डिप्रेशन है, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल पे नीचे की तरफ झुकी होगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। लास्ट बात है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल झुक गई है। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BEH। This is vertical component of Earth's magnetic field, BEV, vertical component of Earth's magnetic field। धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सपेरिमेंटली बहुत आसानी से डिटरमाइन हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप कई क्वेश्चन करोगे, उन क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड दिस। और डिप भी बहुत आसान है, मैंने बताया कैसे निकाल लेंगे। तो यूजिंग दिस वी कैन इजीली डिटरमाइन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा नहीं डेल्टा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आसानी से एक्सपेरिमेंटली मेजर हो जाएगा, डिप जो कि आसानी से मेजरमेंट हो जाएगा, और धरती की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। एंड ये भी निकाल सकते हो, धरती की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू सीकेंट डेल्टा। तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है, डिप मालूम है, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी और वर्टिकल कंपोनेंट पता चल जाएगा। तो भाई पूरी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में हमारे पास तीन चीजें जरूरी हैं, डिक्लिनेशन एट ए प्लेस, डिप एट ए प्लेस एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको और बतानी है, शायद क्लास में पहले बता रखी हो, धरती की मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, इसका छोटा सा डिस्कशन करना है बस। ये और कर लेता हूं मैं और फिर अगला पार्ट शुरू कर दूंगा। मैं घुमा लेता हूँ इसको। हाँ बच्चों, धरती की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने का सबसे पहले तो प्रयास वही हुआ जो मैग्नेट हमने 11.3 डिग्री पे धरती के अंदर ही अंदर जूम की थी कि धरती के अंदर भी कोई परमानेंट मैग्नेट ऐसे होती होगी। बट ये जो एफर्ट था ये बिल्कुल तुरंत की तुरंत फेल होने लायक था और हो गया, क्योंकि जैसे ही साइंस आगे बढ़ती है, मैग्नेटिज्म हमें समझ में आता है, तो पता चलता है एट वेरी हाई टेम्परेचर परमानेंट मैग्नेट यानी फेरो मैग्नेटिज्म, जो भी पढ़ाऊंगा मैं, फेरो मैग्नेटिज्म इज नॉट पॉसिबल। जो आयरन जैसे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी परमानेंट मैग्नेट बनती है, उनका एक विशेष टेम्परेचर होता है, जिसको एक पॉइंट होता है, पॉइंट एक्चुअली एक टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, जिसको क्यूरी पॉइंट बोलते हैं। तो क्यूरी पॉइंट से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो वो परमानेंट मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, यानी फेरोमैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। आयरन के लिए, स्टील के लिए शायद वो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ होता होगा, बिल्कुल मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग चीज आपको बता दी है। धरती का कोर, धरती की टोटल रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और धरती का कोर कोर जो है बीच वाला हिस्सा, उसकी रेडियस हम 3000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा 3300 किलोमीटर लेते हैं धरती का कोर। उसके बाद शायद फिर मेंटल आता है और उसके बाद फिर क्रस्ट बोलते हैं। धरती के क्रस्ट की जो एवरेज थिकनेस है वो 15 किलोमीटर के आसपास हम लेकर चलते हैं, 20 किलोमीटर के आसपास ले लेते होंगे, 20 ऐसे लगभग दैट। उस क्रस्ट में ही सारे पानी, ओशियंस, पहाड़ पूड़ सब कुछ है।
ये चीज आपको मालूम होगी। तो जो अर्थ का कोर है बच्चों, कोर जिसकी रेडियस 3300 किलोमीटर हमने कंसीडर कर रखी है, उसमें मोल्टन मैटर है सारा, और मोस्टली आयरन है, निकल भी है बट मोस्टली आयरन ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक। पर टेम्परेचर कितना है, मोर देन 4000 डिग्री सेल्सियस। तो धरती के कोर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वेरी हाई टेम्परेचर। समझ रहे आप, वहां पर तो फेरोमैग्नेटिज्म का बाप भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। बेशक से आए उस कोर में पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक निखालिस लोहा और निकल है, बट द टेम्परेचर इज सो हाई कि ये जो परमानेंट मैग्नेट वाली जो थ्योरी शुरू में किसी ने थोड़ी बहुत सोची इस प्रकार से, तो तुरंत ही फेल हो गई। सो नथिंग लाइक दैट। एक कारण ये भी हो सकता है, धरती नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। धरती कैसे स्पिन करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे स्पिन करती है। नेगेटिव चार्ज जब ऐसे स्पिन करेगा तो करंट कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसी। तो धरती के साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी और नॉर्थ पोल में अंदर की तरफ घुसेगी। यानी साउथ पोल में तो वर्टिकली अपवर्ड होगी और नॉर्थ पोल में वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। धरती के सरफेस पे कुल कितना नेगेटिव चार्ज है पहले से आपको बता भी रखा है। कोई है, मैं एक बार देखता हूं। छोटू जी, हाँ नमस्ते, अभी आ रही मैडम है। क्या आपने रसोई की खिड़की वगैरह खोल रखी? यहाँ से देखो यार, एसी चल रहा है, मैं क्योंकि मुझे मेरे पसीने आए हैं। प्लीज यार, कोई तो खोला ही है ना, प्लीज बंद कर दो। और किचन वाली विंडो भी सोनिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और बेडरूम की अगर खोल रखे हो शीशे वगैरह तो वो ही बंद करना प्लीज। एक बार फिर घुमा लेता हूँ मैं इधर। बच्चों, I told you and we calculated also, you know it, earth has on its surface 4.5 लाख कूलम का नेगेटिव चार्ज। और धरती कैसे स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नेगेटिव चार्ज जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगा तो कन्वेंशनल करंट किधर बनेगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ धरती ऐसे स्पिन करती है, तो नेगेटिव चार्ज जब ऐसे घूमेगा तो करंट कैसे बनेगा, ऐसे। दायां हाथ है मेरा बच्चों जो तुम्हें दिखाई दे रहा कैमरे में, तो ऐसे करंट घूमेगा तो फील्ड बनेगी यूं, जो साउथ पोल से निकलेगी वर्टिकली अपवर्ड और नॉर्थ पोल में आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का इस प्रकार का कारण सोच के जो करंट बनेगा, उस करंट से धरती की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो भाई जितनी धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अबाउट 1 गास है भाई, प्लीज इसको ध्यान रखें। यानी 10 की पावर -4 टेस्ला, यानी 0.1 मिली टेस्ला धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर कहीं याद ना हो तो लगभग कहीं कुछ है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू है। तो किसी जगह पर धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 ही है, कहां पर, पोलों पे। इक्वेटोरियल रीजन के आसपास की बात करूं मैं, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी धरती की मैग्नेटिक फील्ड कह दूं, धरती की मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है, बट एक मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूं तो आई कैन से दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 गास। एक गास के आसपास, 1 और एस्टेड का लीजिए, गास का लीजिए, एक ही बात है। अभी मैं कह रहा था भाई, अगर धरती के स्पिन होने के कारण से धरती की मैग्नेटिक फील्ड का कारण समझा जाए, यानी धरती के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जो स्पिन हो रहा उसके कारण से धरती की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बिल्कुल बकवास बात है। कारण ये इससे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो तो 1 गास के कहीं आसपास भी नहीं होनी, मिली गास भी नहीं होनी। मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखी है, वो कैलकुलेट करके देखूंगा तो पता चल जाएगा, बट दैट्स वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देन व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ के अंदर बहुत सारा आयनाइज मैटर है, और वो आयनाइज मैटर धरती के घूमने के कारण से घूमता है, कैसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो उस घूमते हुए चार्ज मैटर के कारण से जो करंट्स पैदा हो जाएंगे, उन करंटों के कारण से, और बहुत ज्यादा मैटर है,
और उस करंट के कारण ही धरती का मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब मेरी नॉलेज जियो मैग्नेटिज्म के बारे में ज्यादा नहीं है। जियो मैग्नेटिज्म मैंने बस 11th-12th लेवल तक का ही पढ़ रखा है, क्योंकि प्योर मेरी स्टडी के कोर्स में ये नहीं था, तो नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट भी नहीं था। अलग से सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट मैंने लिया नहीं। सो बहुत एडवांस है, बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से कारणों को समझ लिया होगा, बट जो भी कारण है वो इस कारण के ही आसपास है। क्या? धरती के अंदर जो चार्ज मैटर है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो द्रव्य में, धरती के घोल में ही है, अंदर वाले घोल में, और वो चार्ज पार्टिकल्स घूमते हैं। इसके कारण से धरती की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसको, इस इफेक्ट को एक बार डायनामो इफेक्ट भी बोल देते हैं। कुछ एक आध किताब इस प्रकार के शब्द यूज किए हैं, मैं तो यूज नहीं करता, लेकिन मुझे ध्यान आया तो मैंने कर दिया है। तो माता के गर्भ घोल में, इस प्रकार की मैंने एक दिन कविता सी बनाकर आपसे एक पहेली पूछी थी, और उसके कारण से फिर सुरक्षा कवच धरती के चारों तरफ अनगिनत सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। और आगे एक बात बताई थी, जब चार्ज पार्टिकल ऊपर से आएंगे तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण से हेलिकल पाथ करते हुए पोलों की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जियो मैग्नेटिज्म बच्चों मैंने आपको बता दिया है। जियो मैग्नेटिज्म की सारी बातें मैंने आपको बता दी, आई थिंक क्लियर होगी होंगी। और ये जो बोर्ड है, इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई खास फायदा नहीं है, नहीं, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें तो मैंने साथ साथ मिटा भी दी थी, बट कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले ले बेशक से, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। मैडम पानी दोगे क्या? और देखना, वो शीशे वीसे बंद कर दिए क्या आपने? शीशे बंद कर दिए आपने? पानी दे दो एक बार। कुछ पूछना है क्या किसी ने बच्चों? अच्छा भाई, अगला पाठ करते हैं। रख दो प्लीज। टेंजेंट गैलोमीटर में दोनों क्लासों में बता चुका हूं, फिर भी और अच्छे से बताना हो डायग्राम बनाकर तो बोलो, बताऊं। टेंजेंट ला भी मैं दोनों क्लासों में बता चुका हूं, टेंजेंट गैलोमीटर बता चुका हूं। एक्चुअली टेंजेंट गैलोमीटर को हम जैसे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। फिर भी चलो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। टेंजेंट लॉ ऑफ क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स को मालूम है? टेंजेंट लॉ ऑफ क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्रॉस माने परपेंडिकुलर। रिपीट में बता रहा हूं क्योंकि ये बता चुका हूं क्लास में। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है बच्चों, इसको bx बोल दूं, इसके परपेंडिकुलर, अरे लड़की स्नेहा, अनु, बेटा इसको वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल ना समझ जाना, बल्कि एक्सपेरिमेंट जब करेंगे हम, जिसमें इस सलाह को यूज करेंगे, दोनों ही फील्ड हॉरिजॉन्टल होंगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो किया हूं, तो इसको एक को बोल दिया by, एक को बोल दिया bx। ठीक, सपोज दोनों फील्ड हॉरिजॉन्टल हैं, तो हमने कोई मैग्नेटिक नीडल ली, कोई स्मॉल मैग्नेट ली, जिसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई वर्टिकल धागे से हमने इसको लटका दिया। दैट इज द मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैग्नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जैसे अभी मैं बताऊंगा, वो मैंने कंपैरिजन आज करना था। आज मैं पहले तो मैग्नेटिज्म इन मैटर ही शुरू करके वो सारा कुछ करने वाला था,
बट 50% तो सिलेबस है इसका धरती की मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि बहुत छोटा पार्ट है, और 50% सिलेबस परमानेंट मैग्नेटिज्म का है, सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है। तो मैंने सोचा है छोटे वाला 50% पहले निपटा दूं, तो निपटा दिया। ये किसी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इधर इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जैसे सोलेनोइड का या कोयल का होता है। ये एंगल थीटा है एक्स के साथ, इस ये मैग्नेट अब रेस्ट में है, यानी सॉरी इक्विलिब्रियम में है। तो इस फील्ड के कारण इस पे टॉर्क लगेगा बी एक्स के कारण, तो इधर इसको टो एक्स बोल देता हूँ, और बी वाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपनी तरफ मोड़ेगी, इसको टो वाई बोल देता हूँ। तो वाई कितना होगा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो यू नो म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नेटिक टॉर्क होता है, तो टो वाई तो कितना आ जाएगा, टो वाई तो बी वाई म्यू इंटू बी वाई इंटू साइन ऑफ दिस एंगल यानी कोस थीटा, और टो एक्स कितना आ जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट का टॉर्क या वाई कंपोनेंट टॉर्क नहीं है, टॉर्क तो एक्स वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इधर ही है, लेकिन मेरे पास और कुछ कहने के लिए इसको टो वन कह दूं, चलो वन वन कह दूं, वन, इसको कोई कुछ और किसी प्रकार से समझ जाए, टो टू, टो वन, इसको कह दूं फील्ड वन, इसको कह दूं फील्ड टू, ठीक है। टो वन कितना, म्यू इंटू बी एक्स इंटू साइन थीटा, इक्विलिब्रियम में अपोजिट तो टॉर्क है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी, तो बी वाई कोस थीटा बराबर है बी एक्स साइन थीटा, तो बी वाई इज इक्वल टू बी एक्स टेंजेंट थीटा। दिस इज टेंजेंट लॉ ऑफ क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसको हम कुछ प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। तो मैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपको बता रहा हूं, जिसमें इसको यूज भी करते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। आप साथ साथ नोट्स बना रहे होगे, मुझे विश्वास है। पहले मैं कुछ ड्राइंग बना लेता हूं बच्चों, बहुत अच्छी नहीं बना पाऊंगा, फिर भी ट्राई करूंगा कि ऐसी बना दूं कि बात आपको समझ में आ जाए। एक वर्टिकल फ्रेम है, इस वर्टिकल फ्रेम पे वायर्स लपेट रखी, यानी कोयल बना रखी। अब इससे ज्यादा मैं बताऊंगा तो और मुझे कुछ मोटाई वोटाई बनानी पड़ेगी। इसमें वायर्स लपेट रखे हैं ऐसे, और उन वायर्स के एंड फिर यहाँ से इसमें से बाहर निकल के ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पर टर्मिनल्स बनाते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन करने के लिए, करंट देने के लिए। ये जो अरेंजमेंट हमने कर रखा है, ये तो नीचे बेस है जिसके ऊपर इसको खड़े रहना है, और इस वर्टिकल कॉइल को हम घुमाकर आसानी से रोटेट कर सकते हैं। ये बेस रोटेट नहीं होगा, इस प्रकार से बॉल बीनिंग वगैरह का कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है। मैं मोटाई भी अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ बच्चों।
टाइम लग जाएगा और उसका कोई शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। लेकिन डायग्राम इतने अच्छे से बन पाएगा नहीं, वो क्लास में तो फिर बन जाएगा, चौक अच्छे से बना देता है वो, लेकिन ये चिकने बोर्ड के ऊपर तो बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आई ट्राई टू मेक दिस। किसी किताब में आप देख सकें तो आपको वहां पर अच्छे से ड्राइंग इसकी मिल जाएगी। तो ये फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर हमने n नंबर ऑफ टन्स लपेट रखी हैं, n कैन बी 100, 1000 वगैरह कुछ। शायद 3D इफेक्ट कुछ हो जाए, इससे कुछ मदद मिले आपको समझने में। तो ये कॉइल का फ्रेम बना दिया मैंने, इसके ऊपर कॉइल हमने लपेट रखी है। अगली बात, इसको रोटेट कर सकते हैं यूं, रोटेट करके इस कॉइल के प्लेन को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी रखा जा सकता है। मैग्नेटिक मेरिडियन में भी इसको अरेंज किया जा सकता है, जिसको हम करेंगे। यहीं पर एक और इसी इसी जिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये कॉइल घूम सकती है। ये 2-3 होलो सिलेंडर एक दूसरे के अंदर अरेंज कर रखे हैं। जब इस प्रकार से अरेंज कर रखे हैं, जब एक रोटेट करे तो दूसरा रोटेट ना हो, सारे रोटेशन म्यूचुअली फ्री हो, सो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो ये एक मैंने एक और वर्टिकल, ये क्या है बच्चों अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी अभी ड्राइंग कंप्लीट कर दूंगा, पूरा टेंजेंट किलोमीटर बस बनने ही वाला है। ये बन ही गया बच्चों, बन ही गया है, बिल्कुल ही तो बन गया है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, शांति का योगदान दें। बीच में एक कंपास बॉक्स है, थोड़ा बड़ा कंपास बॉक्स, इसका ग्लास टॉप है भाई। इस कंपास बॉक्स, दोबारा इस कंपास बॉक्स के सेंटर में एक अगेन एक वर्टिकल एक्सिस है। ये कंपास बॉक्स को घुमाया जा सकता है ऐसे इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। इसकी इस कंपास बॉक्स के अंदर जो कील है, कोई नेल है, शार्प नेल, उसके ऊपर एक रखी है हमने क्या, मैग्नेट लटका रखी है। ये एक्सिस मैग्नेट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। एक कंपास बॉक्स के ऊपर ग्लास टॉप है, ग्लास टॉप के अंदर ये अरेंजमेंट है। इस कंपास बॉक्स में लाइनें लगी हुई हैं, डिग्रीज में एंगल लगा हुआ है। ये 0 डिग्री वाली लाइन, ये 90 डिग्री वाली लाइन। अभी ध्यान से देखें बच्चों, आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, कॉइल में कोई करंट नहीं है, तो इस कंपास बॉक्स की जो नीडल है वो किधर ओरिएंट कर रही होगी अपने आप को, मैग्नेटिक मेरिडियन के लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के लोग। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अभी साथ साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा। ये नीडल है, नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल इस प्रकार से है, ऐसे इस डायरेक्शन में है। और इस कंपास बॉक्स के अंदर जो हमने लाइनें, ये 0 0 0, एक लाइन है 0 0 लिखा है, जिसपे हमने 90 लिखा है। और ये जो नीडल है, कंपास नीडल, ये 0 0 लाइन के साथ कुछ एंगल बना रही है। ये किधर है, धरती के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नीडल है कंपास बॉक्स की। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस कंपास बॉक्स को घुमाएंगे। कंपास बॉक्स को जब तक घुमाएंगे जब तक कि ये 0 0 की लाइन नीडल के अलोंग ना हो जाए। यानी इस कंपास बॉक्स की 0 0 डिग्री लाइन किसके अलोंग होगी, धरती की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ज्योग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग। तो सपोज मैंने घुमा दी
और घुमा के इसको ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया कि कंपास बॉक्स की 0 डिग्री लाइन, ये दिस इज कंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक नीडल इन दिस कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स में जो मैग्नेटिक नीडल है उसके साथ 0 वाली लाइन कंसाइड कर दी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 0 डिग्री वाली लाइन धरती की मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजेंटल कंपोनेंट वाली लाइन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ऐसा करने के लिए हमने कंपास बॉक्स को घुमाया, और मैंने आपको बताया था जब कंपास बॉक्स घूमेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्रकार से अरेंज कर रखी है, जब कंपास बॉक्स घूमेगा तो ये कोयल नहीं घूमेगी, और कोयल को घुमाना चाहे तो कंपास बॉक्स नहीं घूमेगा। तो ये अरेंजमेंट हमने कर ही रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करें, इस कंपास बॉक्स में नीचे मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर। तो और ये जो फ्रेम है, फ्रेम का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो ब्लैक होगा। तो अब क्या होगा, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। ये तो कंपास बॉक्स भाई, ये कंपास बॉक्स में 0 डिग्री वाली लाइन, और ये इधर ही है मैग्नेटिक नीडल। तो सपोज ये कॉइल किसी और डायरेक्शन में, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में है सपोज, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, तो इसकी परछाई पड़ेगी इस शीशे में, इस मिरर में। तो इसका जो फ्रेम का ब्लैक पार्ट होगा ऐसा आपको क्रॉस करता हुआ दिखेगा। इसमें देखोगे, ऊपर से इसमें देखोगे, कंपास बॉक्स में नीचे मिरर लगा होता है, मिरर में इसका इस फ्रेम का इमेज बनेगा, और फ्रेम का इमेज किसको क्रॉस करेगा, अगर 0 डिग्री लाइन को क्रॉस कर गया ऐसे। तो इसका मतलब जो ये फ्रेम है जिसके ऊपर हमने कॉइल वूंड कर रखी है, तो कॉइल का फ्रेम मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, तो हम कॉइल को रोटेट करेंगे, कॉइल के फ्रेम को रोटेट करेंगे, और कॉइल के फ्रेम को रोटेट करेंगे तो ये इमेज घूमेगा। एक समय ऐसा आएगा कॉइल का फ्रेम रोटेट हो जाएगा, और कॉइल के फ्रेम की इस मिरर के अंदर जो इमेज होगी वो ऐसे बन जाए, यानी कॉइल का फ्रेम भी अब जो कि वर्टिकल है लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो भाई ये सेटिंग सपोज हो गई है, यानी कॉइल का प्लेन किधर है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में ही है। समझ गए, यानी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है लेकिन वर्टिकल। तो अब क्या करेंगे भाई, हम कॉइल में करंट फ्लो कर देंगे। जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, सपोज कॉइल में हमने इधर करंट फ्लो किया, ऐसे हमने कॉइल में करंट फ्लो करवा दिया। जो करंट मेजर करना है, यहाँ से करंट एंटर हुआ कहीं से, और यहाँ से करंट बाहर निकल गया, तो करंट इसमें से आया। जैसे ही करंट इसमें से आया तो अब देखो धरती की मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, तो कोयल की मैग्नेटिक फील्ड कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगी। कोयल की मैग्नेटिक फील्ड कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगी। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोयल। ये भी ओरिजेंटल है लेकिन ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये भी ओरिजेंटल है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। 3D डायग्राम में के बजाय मैं वैसे बना देता हूँ बच्चों। फिर धरती की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कोयल की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोयल। तो मैग्नेटिक नीडल अब टर्न हो जाएगी, और यहाँ पर पूरे एंगल्स बने हुए हैं। मैग्नेटिक नीडल अब ऐसे इतने एंगल पे, धरती के मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ ये थीटा डिग्री के एंगल पे है। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई। अब टेंजेंट लॉ ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड्स यूज कर लेते हैं, या क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स यूज कर लेते हैं। तो टेंजेंट लॉ हमें क्या कहता है, टेंजेंट लॉ बोलता है BC बराबर है BEH, जो अभी प्रूव किया था हमने, इनटू टेंजेंट थीटा। BC कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके सेंटर पे म्यू नॉट इनटू N इनटू I डिवाइड बाय 2R, दैट इज इक्वल टू B इनटू E इनटू H इनटू टेंजेंट थीटा। तो I की वैल्यू यहां से निकल गई। I की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 इंटू R इंटू BEH टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू N। इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी आई, I इज इक्वल टू ए कांस्टेंट गुना में टेंजेंट थीटा। यानी जैसे ही इसमें करंट पास, इसकी शुरू में सेटिंग में टाइम लगता है, दो सेटिंग करनी पड़ती है। पहले तो कंपास बॉक्स की जीरो
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने करनी पड़ेगी इसको घुमाकर। फिर हम किसको घुमाएंगे, कोयल के प्लेन को घुमाएंगे, जिससे कोयल का प्लेन भी मैग्नेटिक मेरिडियन में हो जाए। उसके बाद सिर्फ करंट पास करना है, करंट पास करते ही थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम में नीडल आ जाएगी। नीडल ने जीरो जीरो वाली लाइन, ये जीरो जीरो वाली लाइन है, कितना एंगल बनाया जीरो जीरो लाइन के साथ, ये एंगल डायरेक्ट पता चल जाएगा। इस एंगल का आप टेंजेंट ले लेना। ये जो बाकी चीज है इसको गैलोमीटर कांस्टेंट कहेंगे। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसकी पहले ही वैल्यू मालूम होगी, यहाँ पर लिख भी रखी होगी के की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट बन गया। तो ये कोई करंट टेंजेंट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस गैलोमीटर को टेंजेंट गैलोमीटर बोलते हैं। तो बच्चों मैंने हालांकि ये रफली आपको क्लास में बता दिया था दोनों क्लासों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फेयरली बता दिया है। डायग्राम बहुत फेयर नहीं है, बट काम चलाऊ है, आपका काम चल गया हो। सो बाकी मैं कल करता हूँ बच्चों। फिर कल मैं काफी कुछ तो क्लास में भी थोड़ा थोड़ा करूंगा, जिससे दोनों क्लास बराबर हो जाएं। कल शाम की क्लास में आपका बहुत सारा मैग्नेटिज्म इन मैटर वाला पार्ट नहीं पढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, शिवम होस्ट हो, आप ऑफ कर दीजिए बच्चे क्लास।